अच्छा अच्छा, ए चल रही जनरेटर बंद नहीं, चल जनरेटर चलने दो। क्या आवाज़ ज़्यादा है क्या इसकी? चलिए, तो आज हम लोग स्प्रिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आज स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे। बेटा, उससे पहले मैं एक सवाल डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे असाइनमेंट के पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बहुत ही प्यारी बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा सर की किताब में एक सवाल है। उसी तरह से उसी का मॉडिफिकेशन या उसी तरह का सवाल है ये भी। इसमें बेटा सवाल में ये दिया है कि एक पुली है, उस पुली में एक तरफ बनाना है, टोकरी में बनाना है। एक टोकरी में बनाना रखे हुए हैं। ये बनाना है m मास केले, और एक तरफ भैया एक बंदर है, ये बंदर भी m मास का है। और ये जो बंदर है ये इस रस्सी पे चढ़ता चला जा रहा है, किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो इसमें बेटा ये बताना है कि बंदर जब ऊपर चढ़ेगा तो बंदर के और बनाना के बीच के डिस्टेंस, टोकरी के बीच की डिस्टेंस में कैसे चेंज आएगा, ये हमें बताना है। क्या बताना है भैया? कि ये जो बनाना है इसके और बंदर के बीच में जो डिस्टेंस है वो किस प्रकार से चेंज होगी, इसके बारे में हमें बताना। तो बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन थ्योरेटिकल है पर कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा। मान लेते हैं कि बंदर जब ऊपर चढ़ रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है, ध्यान समझना, पहले रस्सी ऐसे ऐसे चढ़ेगा, ऐसे चढ़ रहा है। रस्सी पकड़ के हम कैसे चढ़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। लटका हुआ नहीं है कि तुम सोचो ये ऊपर जाएगा तो बनाना नीचे आएगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये नहीं है। रस्सी छोड़ छोड़ के चढ़ रहा होगा, ऐसे पकड़ के नहीं चढ़ रहा है कि कोई खींच रहा है उसको। तो मान लेते हैं कि इस मंकी का जो एक्सेलेरेशन है वो ए, मान लेते हैं कि इस मंकी का एक्सेलेरेशन ए, हमें बनाना के बारे में नहीं पता। तो मंकी का अगर एक्सेलेरेशन ए है तो हम रस्सी में टेंशन कितना वो पता कर लेते हैं। तो देखो मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। मंकी के हाथों पर टेंशन ऊपर लगेगा, क्योंकि जब चढ़ेगा मंकी तो रस्सी को नीचे की तरफ घसीटेगा। मंकी जो है वो रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा और स्ट्रिंग उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो जो फोर्स आएगा वो mg नीचे, टेंशन ऊपर है। और हमने मान लिया है, माना है कि मंकी एक्सेलेरेशन ए से ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा हमने माना है। तो अगर मंकी एक्सेलेरेशन ए से ऊपर चढ़ रहा है तो टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, T माइनस mg बराबर ma। तो पक्की बात है जो T की वैल्यू होगी mg प्लस a हो जाए। मान लेते हैं कि मंकी ए से चढ़ रहा है तो जो बनाना है वो A1 से ऊपर जाएगा। इसका एक्सेलरेशन हमें देखना होगा कि कितना होगा। बनाना ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये भी समझना है। तो जब मैंने इस बनाना की टोकरी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया बेटा, तो यहाँ पर टेंशन ऐसे लग रहा है, यहाँ पर mg ऐसे लग रहा है, और टेंशन तो वही होगा जो वहाँ लग रहा है।
तो टेंशन की वैल्यू mg प्लस ए है, ये वही टेंशन है जो mg प्लस ए। तो चूंकि ये टेंशन इससे ज्यादा है तो पक्की बात है कि बनाना ऊपर ही जाएगा। मान लिया कि बनाना का एक्सेलेरेशन a1 है, मान लिया कि बनाना का एक्सेलेरेशन है, टोकरी का एक्सेलेरेशन a1। अब मैं टोकरी के लिए न्यूटन्स लॉ लिख रहा हूं, तो t माइनस एम जी बराबर ma1। ये बनाना का एक्सेलेरेशन t की वैल्यू रख दे रहा हूं मैं, t की वैल्यू mg प्लस ma माइनस mg बराबर ma1। mg से mg कट जाएगा, a1 बराबर a आएगा। देखो तो इससे ये साबित होता है, इससे प्रूव होता है कि मंकी जितने एक्सेलेरेशन से ऊपर चढ़ेगा बनाना की टोकरी भी उतनी एक्सेलेरेशन। तो दोनों ऐसे चल रहे हैं, सेम एक्सेलेरेशन है, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो जब ये मंकी यहां पहुंचेगा बनाना भी यहां पहुंच जाएगा, अगर सेम ले तो दोनों के बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अगर मंकी उतरने लगे तो बनाना भी नीचे आने लगेगा, क्योंकि टेंशन घट जाएगा, वेट से कम हो जाएगा। तो इसका आंसर है कि बनाना और मंकी के बीच की दूरी बदलेगी नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है कि मंकी इतने एक्सेलरेशन से चढ़ेगा तो बनाना का क्या एक्सेलरेशन होगा। मास सेम होंगे तभी ऐसा होगा, मास अगर अलग अलग है तो ऐसा नहीं होगा, तो कहानी चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये सवाल पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 9, ए वेरी गुड क्वेश्चन। और अगर आपने नहीं लगाया तो जब आप लगाते तब भी आपको डाउट आता, तो ये कॉमन डाउट है जो लगभग सभी जनता का है, तो मैंने इसलिए क्लास में इसको डिस्कस कर दिया। तो अब हेडिंग लगा दीजिए स्प्रिंग फोर्स। आज हम लोग स्प्रिंग कंप्लीट करेंगे और सूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दो चीज़ें बची हैं। क्या ये वाला इधर तो समझ गया है। इधर हमने पहले मंकी का एक्सेलेरेशन मान लिया है कुछ ए ना, एज्यूम कर लिया लेट एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी बराबर ए, है ना। तो फिर टेंशन निकाल लिया, फिर इसका बनाना के बास्केट का एफबीडी बनाया है, टी ऊपर लग रहा होगा एमजी नीचे लग रहा होगा, टी माइनस एम जी बराबर एम ए1 मान लिया इसका, ए1 और ए में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो टी की टेंशन तो वही होगा। तो ये जो टी की वैल्यू ये मैंने रख दी, टी बराबर एम जी प्लस एम ए है ना, देखो एम जी प्लस एम, तो बस यहाँ से देखो एम जी कट गया, एम ए1 बराबर एम ए, तो एम एम कट जाएगा, ए1 बराबर ए आर, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ गया, मतलब दोनों साथ साथ चले, दोनों के बीच का गैप जो होगा वो चेंज नहीं होगा। तो भाई फोटो वोटो खींच लो जिसको खींचना हो, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए हेडिंग लगाइए स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स पढ़ने से पहले हमें आइडियल स्प्रिंग का अंदाजा होना चाहिए। आइडियल स्प्रिंग किसे कहते हैं? तो आइडियल स्प्रिंग के बच्चों अपने कुछ अजम्पशंस होते हैं। आइडियल स्प्रिंग के अपने कुछ अजम्पशंस होते हैं। सबसे पहला अजम्पशन है कि ये मासलेस माना जाता है, इट इज मासलेस। आइडियल स्प्रिंग जो है उसे हम लोग मासलेस मानते हैं। इट इज एज्यूम टू बी मासलेस
इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो एक समान होता है। जब स्प्रिंग को खींचते हो तो एक समान खींचता है पूरा स्प्रिंग। ऐसा नहीं होगा कि कहीं कम खिंच जाए कहीं ज़्यादा खिंच जाए। जैसे मान लो बेटा ये स्प्रिंग है हमारे पास, और जब स्प्रिंग खिंचा नहीं होता है तो इस लंबाई को नेचुरल लेंथ कहते हैं। इसे रिलैक्स्ड लेंथ या नेचुरल लेंथ कहा जाता है, नेचुरल लेंथ। और जब आप इस स्प्रिंग को खींच देते हो मान लो आपने कुछ से खींचा, ये आपका एलोंगेशन कहलाता है। आपने यहाँ से कुछ फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींच दिया, तो ये यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन, एक समान। यहाँ भी खिंचाव है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरे में एक समान खिंचाव है। बेटा इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इस स्प्रिंग में मैं कहीं कहीं मान लो ये 10 सेंटीमीटर लंबा स्प्रिंग था, 10, तो मैंने क्या किया, मैंने एक रेड कलर से इंक लगा दी, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे इंक लगा दी मैंने। फिर मैंने इसको 12 सेंटीमीटर का लंबा कर दिया, 2 सेंटीमीटर खींच दिया, 20% खींच दिया। तो यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन का मतलब ये होगा कि जो हर एक 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के 10 डिवीज़न थे, हर एक डिवीज़न 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 होगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि आगे ज़्यादा खिंच जाए पीछे कम खिंचे, एक समान खिंचता है पूरा। तो यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन का मतलब है कि 4 बराबर बराबर टुकड़े इमेजिन करो तो चारों टुकड़ों में बराबर बराबर चेंज आएगा, बराबर लेंथ अगर थी। नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है, मान लो ये डिफॉर्मेशन है, इसे यूनिफॉर्म बोलते हैं, ये यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लो पीछे कम डिफॉर्म हुआ, आगे ज़्यादा डिफॉर्म हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म। कि पीछे असर ही नहीं पहुंचा, आगे ही खिंच गया जितना खिंचना था। ऐसा नहीं होता आइडियल स्प्रिंग, हमें ऐसा लेते हैं पूरे में, नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है बेटा, इट फॉलोज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है कि जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है, स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स -kx के बराबर होता है, F बराबर -kx। यहां पर x जो होता है वो डिफॉर्मेशन होता है और ये है स्प्रिंग का फोर्स। x जो है वो डिफॉर्मेशन है, k यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। बच्चों क्लास का समय 10 बजे का है यार, इतना लेट ना आओ बेटा। अगर 20 मिनट में बेसिक छूट जाएगा तो पूरी क्लास बर्बाद होगी। अभी बताएंगे माइनस क्या बता रहा। माइनस बता रहा है डायरेक्शन, अभी समझाएंगे, पहले लिख लो सब लोग फिर समझाते हैं। तो जो आइडियल स्प्रिंग होती है बेटा वो मासलेस होती है, उसमें डिफॉर्मेशन एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है पूरे में, और वो हुक्स लॉ फॉलो करती है।
अब देखो बेटा, स्प्रिंग का फोर्स जो है ना वो माइनस के एक्स कहलाता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, या के को हम फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कहते हैं। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स होती है वो एक्स के अपोजिट होती है। मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे बेटा मान लो ये बेटा स्प्रिंग है, बहुत ध्यान देना, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है अभी, दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग को मान लो किसी ने खींच दिया, इस तरह से इसको किसी एक्सटर्नल एजेंट ने पुल किया। मान लो एक आदमी है, इस स्प्रिंग को पकड़ के खींच रहा है और इस स्प्रिंग को इलॉन्गेशन किया गया x, इसकी लंबाई में x का इंक्रीमेंट किया गया, तो x यहाँ पर कहलाएगा इलॉन्गेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग x है बेटा। अब तुम देखो ध्यान से, तो माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि अगर आपने स्प्रिंग को ऐसे बाहर की तरफ खींचा है तो ये स्प्रिंग ऐसे सिकुड़ने का प्रयास करेगा, ऐसे, तो ये आदमी पे जो फोर्स लगाएगा वो ऐसे लगाएगा कि एक्स की डायरेक्शन अगर राइट की तरफ है तो स्प्रिंग के द्वारा जो मैन पे फोर्स लगेगा या बॉडी पे फोर्स लगेगा वो अपोजिट होगा एक्स के। तो अगर आप स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हो तो स्प्रिंग आपको अंदर की तरफ खींचेगी ऐसे। तो माइनस साइन, कैलकुलेशन में माइनस नहीं रखना है, माइनस साइन डायरेक्शन बताता है। तो ये कौन सा फोर्स है भैया? ये है फोर्स बाय स्प्रिंग ऑन द मैन। दिस इज द फोर्स बाय स्प्रिंग ऑन द मैन। लेकिन मैन ने जो स्प्रिंग पे लगाया होगा वो कैसे लगाया होगा? वो ऐसे बाहर की तरफ लगाया होगा। आदमी ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, जो स्प्रिंग लगा रही है वो ऐसे लगा रही है। तो जो F बराबर माइनस के एक्स है वो स्प्रिंग का फोर्स होता है जो बॉडी पे लगता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप कंप्रेस कर दें, नेचुरल लेंथ से मान लीजिए हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, मान लो ये बॉडी अटैच्ड है और यहाँ ये नेचुरल लेंथ है, दिस इज द नेचुरल लेंथ, और हमने x कंप्रेस कर दिया बॉडी को, किसी तरह से कंप्रेस कर दी। तो अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी बेटा, समझना, अगर ये कंप्रेस होगी तो ये ऐसे फोर्स लगाने का प्रयास करेगी, ऐसे। भाई ये फैलना चाहेगी तो इसको दूर की तरफ धकेलेगी। तो अब आप ध्यान से देखो, जो इस बॉडी पे kx लगेगा वो ऐसे लगेगा, ये स्प्रिंग की वजह से जो बॉडी पे लगेगा वो ऐसे लगेगा। तो अगर x की डायरेक्शन अंदर की तरफ आपने कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग फैलना चाहेगी, खींच रखा है तो सिकुड़ना चाहेगी। यहाँ पर स्प्रिंग का फोर्स बॉडी को पुश कर रहा है बाहर की तरफ कि हटो यार, दूर हटो, और ये यहाँ देखिए पुल कर रहा है, इसको पास बुला रहा है, बॉडी को पुल कर रहा है यहाँ पे अंदर। तो यहाँ पुलिंग नेचर का फोर्स है, यहाँ पुशिंग नेचर का फोर्स है। तो जो स्प्रिंग का फोर्स होता है पुलिंग टाइप भी हो सकता है, पुशिंग टाइप भी हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पुशिंग टाइप होता था, टेंशन हमेशा पुलिंग टाइप होता था। लेकिन जो स्प्रिंग का फोर्स होता है वो पुलिंग नेचर और पुशिंग नेचर दोनों हो सकते हैं। ये मैं समझा रहा हूँ, माइनस साइन का जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, माइनस साइन का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, बात समझ रहे हैं? तो ये जो F बराबर माइनस के एक्स है उसमें जाता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ x। x की डायरेक्शन के अपोजिट हमारा फोर्स जो है वो लगने वाला है, x की डायरेक्शन के अपोजिट लगने वाला है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिए कि ये जो मासलेस स्प्रिंग होता है इसमें जो F बराबर के एक्स होता है, ये स्प्रिंग के अंदर ये इलास्टिक फोर्स होता है, मतलब इलास्टिसिटी की वजह से आता है। हम इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे। ये इलास्टिक फोर्स होता है, मतलब प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी की वजह से आता है, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। और ये फोर्स सिर्फ ऐसा मत समझना कि ये जो स्प्रिंग है ये जो बॉडी पे फोर्स लगा रही है वही के एक्स के बराबर होता है। एक्चुअली के एक्स के बराबर एक फोर्स पूरा इंटरनल फोर्स, जैसे रस्सी को जब टाइट करते हो तो रस्सी में पूरे में एक टेंशन डेवलप हो जाता है, हर पॉइंट पे टेंशन टी होता है और वही टेंशन बॉडी पे भी लग जाता है। इसी तरह से जब स्प्रिंग को खींचा जाता है या स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है
इलोंगेट किया जाता है तो पूरी स्प्रिंग की बॉडी में एक फोर्स डेवलप होता है kx। मतलब अगर यहां से काट के देखोगे तो यहां पर ये जो दो टुकड़े होंगे इस पॉइंट पर एक दूसरे पे kx के बराबर फोर्स लगा रहे हो। अगर मैं यहां से ब्रेक करके दिखाऊं, यहां दीवार पे भी फोर्स kx लग रहा होगा। दीवार पे ये स्प्रिंग ऐसे सिकुड़ना चाह रही होगी तो दीवार पे ऐसे लगा रही होगी, दीवार इस पे ऐसे फोर्स लगा रही होगी। तो ये जो kx का फोर्स होता है ये पूरी स्प्रिंग में जनरेट होता है। मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि ये स्प्रिंग हमारी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये खींची हुई, मान लीजिए x आपने खींच रखा है इसको और आप इक्विलिब्रियम पे होल्ड किए हुए हैं, तो पक्की बात है f की वैल्यू kx के बराबर होगी। अगर आपने इस स्प्रिंग को खींच करके f फोर्स लगा करके रोक रखा है तो इसका मतलब स्प्रिंग के फोर्स के बराबर ही लगा रहे होगे, तभी तो रुका हुआ है। तो f की वैल्यू kx के बराबर होगी। अब मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि जो kx है ये पूरी, यहाँ भी kx, यहाँ भी kx, यहाँ भी। अब समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो दीवार पे देख लो। अगर मैं वॉल को हटा के दिखाऊं, वॉल को हटा के दिखाऊं तो तुम यहां से देख सकते हो कि जो स्प्रिंग है वो खिंची हुई है, दोनों तरफ से ऐसे सिकुड़ना चाह रही होगी, ऐसे। तो वॉल पे जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी वो ऐसे लगा रही होगी, वॉल पे ऐसे लगा रही होगी। हटो, हमें सिकुड़ने दो। वॉल ने ऐसे लगा रखा, तभी तो इस एफ को ऐसे बैलेंस कर रखा, तभी तो ये स्प्रिंग अभी रुकी हुई, वरना आगे ना चली जाती, मोशन ना हो जाता है इसका। तो एक बात और भी समझो बेटा, ध्यान से समझो कि स्प्रिंग इस तरह से बनाई जाए, मतलब स्प्रिंग का एक सिरा बंधा हुआ हो और दूसरे सिरे पे एफ फोर्स लग रहा हो, या दोनों सिरों पर एफ और एफ फोर्स लग रहा हो, दोनों एक ही बात है, दोनों आइडेंटिकल बात है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है जनता को। क्या कंफ्यूजन होता है? बोले सर यहाँ तो हम एक ही तरफ से घसीट रहे थे, मान लो 2 सेंटीमीटर खिंच गया। सर यहाँ तो दो तरफ से घसीट रहे हैं, तो 2 ये खींच देगा, 2 ये खींच देगा, सर ज़्यादा खिंच जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्प्रिंग के एक सिरे पर फोर्स लगा दो, स्प्रिंग का दूसरा सिरा बांध दो, या दोनों पे एफ फोर्स लगा दो, दोनों एकदम आइडेंटिकल हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जितना स्प्रिंग यहाँ खींचेगा उतना यहाँ खींचेगा, क्योंकि जहाँ एक सिरा बंधा होता है वहाँ पर भी तो एफ फोर्स लग रहा होता है, वो दिख नहीं रहा होता बंधे में। अरे समझ पा रहे हो मेरी मैं क्या बात बोल रहा हूँ? यानी यहाँ दीवार भी एफ फोर्स लगा रही होगी। अब मैं तुम्हें बीच में से काट के दिखाता हूँ। ये जो एफ होगा ये kx के ही बराबर होगा। अब यहाँ से ब्रेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ बीच में कहीं फोर्स लगे, पूरे में थ्रू आउट स्प्रिंग का फोर्स जनरेट होता है। अब ध्यान समझना बहुत ध्यान से, ये पूरा स्प्रिंग खिंचा हुआ सिकुड़ना चाहता है, हर एक सिरा सिकुड़ना चाहता है, हर एक सिरा। तो अगर मैं इतना पोर्शन अलग बना दूँ और इतना पोर्शन में अलग बना दूँ, तो देखो ये एफ इधर लग रहा है, ये एफ इधर लग रहा है, तो इस वाले पे बैलेंस करने के लिए ये ऐसे लग रहा होगा। देखो ये वाला जो सिरा होगा ऐसे सिकुड़ना चाह रहा होगा तो इसको ऐसे खींचेगा, ये ऐसे सिकुड़ना चाह रहा होगा इसको इधर खींचेगा, ये एफ। तो एक्चुअली ये यहां पर ये एफ लग रहा होगा और यहां पर भी एफ लग रहा होगा। ये अभी यहां इंटरनल है, मैंने यहां ब्रेक करके दिखा दिया, और ये एफ कुछ और नहीं, ये एफ ही kx है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स में काम नहीं है, क्योंकि आप समझो कि जब स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है वो धागे के तनाव की तरह होता है। जिस तरह से एक मासलेस स्ट्रिंग में पूरी लंबाई में टेंशन यूनिफॉर्म होती है, वैसे तुम इसे स्प्रिंग की टेंशन समझ लो kx। मासलेस स्प्रिंग के पूरी लेंथ में फोर्स डेवलप सेम होता है, मतलब यहां पे टेंशन kx, यहां पे टेंशन kx, यहां पे टेंशन kx, यहां पे kx, और वही फोर्स यहां होता है, वही यहां होता है। तो ये स्प्रिंग की पूरी बॉडी में डेवलप होता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इलास्टिसिटी के कारण आता है। इलास्टिसिटी क्या होती है? जब किसी बॉडी को डिफॉर्म किया जाता है, पिचका दिया जाता है, एक्सपेंड कर दिया जाता है, तो बॉडी का वो गुण जैसे रबड़ के अंदर होता है, बॉडी का वो गुण जिससे वो बॉडी अपने आप को ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने का प्रयास करती है, वापस उसी आकार में आने का प्रयास करती है। इस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस आते हैं ये हर 2 मॉलिक्यूल के बीच में आते हैं, हर जगह आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होते हैं। तो ये जो इलास्टिक फोर्स है बेटा, ये पूरी स्प्रिंग की बॉडी में आता है, मतलब पूरी स्प्रिंग में जो टेंशन होगा, मासलेस स्प्रिंग में
जो टेंशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ऐसे समझ लो। बस टेंशन की जो वैल्यू होती है वो kx के बराबर होती है। अगर स्प्रिंग को x खींच दिया है या x दबा दिया है तो स्प्रिंग में जो डेवलप होगा फोर्स की वैल्यू जो होगी वो kx के बराबर होगी। और जो माइनस kx वाली बात है वो ये है कि स्प्रिंग जो सामने वाली बॉडी पर फोर्स लगाएगा, जो जिससे वो स्प्रिंग अटैच्ड है, उस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर स्प्रिंग को ऐसे अंदर दबाया है तो स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा, अगर ऐसे बाहर खींचा है तो स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए, और ये वाली बात तो मैं बेहद इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रहा हूँ बार बार, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया एक स्प्रिंग एक दीवार से बंधी है, 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, और एक केस में दोनों तरफ 5-5 न्यूटन लगा दिया, भैया किस वाले केस में स्प्रिंग ज़्यादा खींचेगा? सेम है दोनों में, कोई अंतर नहीं। क्योंकि जिसमें तुमने 5 यहाँ लगाया होगा उस केस में दीवार भी तो 5 न्यूटन लगा रही होगी, दिख नहीं रहा, वो एक अलग बात है ना। तो इतनी बातें फटाक से लिखो, फिर हम थोड़ा सवालों की तरफ चलते हैं। देखो जो जरूरी थ्योरी है वो थ्योरी बताते समय ध्यान से सुना करो। तो ये एक अलग एग्जाम्पल है डायरेक्शन के लिए, इतना एग्जाम्पल एक है बेटा, ठीक है। ये डायरेक्शन के लिए इतना एग्जाम्पल एक है। हाँ, कहाँ पे? माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है बेटा। अब तो हमने सिर्फ डायरेक्शन बना दी, हमने एक्स के उल्टा बना दी, तो हम माइनस क्यों लिखेंगे यहाँ? वो जब देखो, आप समझो इस बात को, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये वेक्टर इक्वेशन लिखी है। ये एक वेक्टर है, यहाँ एक्स भी एक वेक्टर है कि कितना मूव कराया आपने, तो ये माइनस साइन बता रहा है कि जो एक्स वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगा। सवालों में ध्यान रखना, कभी भी माइनस के साथ नहीं रखना होता है, क्योंकि हम सवालों में सही दिशा बनाते हैं ना। जब हमने पहले से सही डायरेक्शन बना दी तो हम तो उसी डायरेक्शन के हिसाब से वैल्यू लिखेंगे फिर केवल।
नोटेड? डन? चलिए अब थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशंस करते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे डील करेंगे सवालों को। अच्छा, दो बातें समझो। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग अगर कभी हो, जैसे स्प्रिंग से कई बार क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी बैलेंस होते हैं, ऐसी तराजू होती है जिसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछता है, रीडिंग। तो रीडिंग अगर कभी पूछी जाए, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, कभी अगर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी जाए तो इसका मतलब होता है kx की वैल्यू बतानी है, यानी जो स्प्रिंग का फोर्स रीड करता है वही उसकी रीडिंग होती है। जैसे नॉर्मल वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो नॉर्मल रिएक्शन होती है। वेइंग मशीन के ऊपर कोई बॉडी रखी होती है तो वेइंग मशीन और बॉडी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो उसकी रीडिंग होती है। ऐसे स्प्रिंग बैलेंस से कोई चीज़ लटकाई जाएगी, जैसे मान लो ऐसे बना के दे देगा कि ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ऐसे बना के दे देगा, और यहाँ पे एक बॉडी m मास की लटकी है, स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लो। अब हमने मान लो तुमसे कहा कि बताओ रीडिंग कितनी होगी, फाइंड रीडिंग एंड डिफॉर्मेशन, स्प्रिंग में कितना डिफॉर्मेशन होगा और रीडिंग कितनी होगी। तो बेटा बहुत सिंपल बात, अब आप समझ रहे हो कि बॉडी हमारी जो है वो रेस्ट पे लिखी है, परमानेंटली रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम में है बॉडी। तो आपको पता है कि देखो इस बॉडी ने mg की वजह से स्प्रिंग को खींचा होगा। बेटा आप समझ पा रहे हो क्या, बॉडी नीचे जाना चाहिए होगी तो स्प्रिंग खींच लिया होगा इसने, तो बॉडी पे mg ऐसे लग रहा है, और स्प्रिंग देखो ऐसे खींची होगी x। तो अगर स्प्रिंग ऐसे खींची होगी तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे सिकुड़ना चाहेगी, ऐसे देखो ऐसे, तो स्प्रिंग बॉडी पे कैसे फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ, kx ऊपर की तरफ लगेगी। आप चाहो तो इसमें पूरा टेंशन दिखा सकते हो, भाई T है टेंशन, और वो T की वैल्यू इस पूरे में टेंशन यूनिफॉर्म होगा, मासलेस है, और उस T की जगह क्या लिख दो, kx। आप चाहो तो T बना सकते हो, ठीक है, सरल सवाल है। और अगर इक्विलिब्रियम है तो बताओ kx की वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी, m। तो रीडिंग जो आएगी वो तो mg के बराबर आएगी, तो रीडिंग जो आएगी यहाँ पर, रीडिंग का आंसर आएगा mg, रीडिंग आएगी mg। न्यूटन में लिखना है, किलोग्राम में लिखना है तो m लिख लेंगे, g हटा देंगे। और डिफॉर्मेशन अगर चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी mg/k, x यहाँ पर डिफॉर्मेशन, x यहाँ पर डिफॉर्मेशन। ये एक स्प्रिंग बैलेंस से बॉडी लटकी है, 20 किलोग्राम की बॉडी है, 200 न्यूटन पर मीटर इसका k है, और लिफ्ट एक्सेलेरेशन फोर्स से ऊपर जा रही है। g की वैल्यू 10 है, फाइंड आउट नंबर 1 रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, नंबर 2 इलॉन्गेशन कितना होगा।
अब देखो इसका सिंपल न्यूटन्स लॉ लगाना है फ्री बॉडी डायग्राम बना के। देखो अब ये स्प्रिंग mg की वजह से खिंचा होगा स्प्रिंग डेफिनेटली। देखो कैसे बनाओगे, ये 2g इसका वेट लग रहा होगा और स्प्रिंग इसने खींच रखा है नीचे की तरफ, ऐसे x खींचा होगा तो स्प्रिंग का फोर्स ऐसे ऊपर लगेगा और एक्सेलेरेशन a है। अच्छा 20 है, 20g। तो बस न्यूटन्स लॉ लिख देंगे बेटा। क्या लिखेंगे बताओ, kx माइनस mg बराबर ma। तो जो kx की वैल्यू आएगी वो 20g प्लस a आएगी। हाँ तो यहाँ से g 10 है, 10 और 4 14, 14 दूनी 28, 280 न्यूटन आएगा। अगर न्यूटन में लिखना है तो रीडिंग ये आएगी 280 न्यूटन बेटा, 280 न्यूटन आएगी, ठीक। और अगर किलोग्राम में लिखना है तो 280 को 28 किलोग्राम लिख सकते हैं। यानी 20 किलोग्राम की बॉडी लटकी है इस स्प्रिंग बैलेंस से, तो इस स्प्रिंग बैलेंस का जो संतुलन है ये बताएगा कि भैया 28 किलोग्राम की बॉडी लटकी। भाई इसे क्या पता लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, तो जो फोर्स आएगा स्प्रिंग का वही रीडिंग होती है। तो फोर्स लिखोगे तो न्यूटन में और जी से डिवाइड कर दोगे, तो याद है ना आपको कि न्यूटन को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जी का भाग दे देते हैं, जी से डिवाइड। तो 280 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो 28 kg, यानी स्प्रिंग को ऐसा लगेगा कि 28 किलोग्राम की बॉडी लटकी हुई है। तो रीडिंग को कई बार किलोग्राम में भी पूछता है बेटा, ठीक है। तो जो स्प्रिंग का फोर्स निकालना न्यूटन में, उसको जी से क्या कर देना, डिवाइड, ठीक। तो ये हमारी रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, ठीक। अब आ जाता है डिफॉर्मेशन। तो k की वैल्यू रख दो, तो x बराबर आ जाएगा 280 बटे k है 200, तो 1.4 मीटर, ठीक है ना। तो स्प्रिंग का जो खिंचाव होगा, जो इलोंगेशन होगा वो 1.4 मीटर होगा। के x बराबर 280 है तो x बराबर k से डिवाइड कर दे। k 200 दिया है ना, ये देखो 200 न्यूटन पर मीटर दिया है ना बेटा। ऑल राइट, हाँ हाँ जोर से बोला करो, उस साइड उधर वाला क्वेश्चन लिख नहीं पाए, कल लिख लेना बेटा आराम से। ये तो लिख लिया है ना, हाँ ध्यान रखना आगे से टाइम नहीं लिखना है कि नहीं, और वो नहीं आएगा एग्जाम में, डोंट वरी। ये सब, ये बहुत अच्छी बात होती है, पॉजिटिव सोचना कि जो आप नहीं लिख पाए समझ लो नहीं आएगा। मतलब होते हुए अपने आप को ऐसे संतुष्टि देते हैं, इतना पढ़ लिया यही थोड़े ना आ जाएगा। चलिए एक सवाल और करें। चलिए 10 kg की बॉडी लटकी है, k बराबर 100 है, लिफ्ट नीचे जा रही है a बराबर 2 से। फाइंड आउट रीडिंग ऑफ स्प्रिंग। नंबर 2 इलोंगेशन। जी को 10 ले लीजिएगा और रीडिंग को किलोग्राम में बताइएगा।
बताइए भैया रीडिंग क्या आएगी? 8 किलोग्राम। और डिफॉर्मेशन कितना आएगा? तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये 10G डाउनवर्ड लगेगा, kx लटका हुआ है तो ऊपर लगेगा, एक्सीलेशन डाउनवर्ड है। तो न्यूटन्स लॉ देखो, अब नीचे की तरफ एक्सीलेशन है बेटा, तो ये पॉजिटिव लिखेंगे, ये नेगेटिव लिखेंगे, F बराबर ma लगा दे, पूरा न्यूटन्स लॉ पढ़ के आए, 10G माइनस kx बराबर 10a। तो चलो kx की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 10G माइनस a। तो G 10 है, a की वैल्यू कितनी है? kx की वैल्यू आइए लिख लेते हैं, 10G है 10, a की वैल्यू 2 है, 80 न्यूटन है ना, ये न्यूटन लिख दिया, 80 न्यूटन। और अगर मुझे kx लिखना है तो रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग अगर किलोग्राम में लिखनी है तो रीडिंग को या तो 80 न्यूटन लिखेंगे या 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 किलोग्राम वेट, 8 किलोग्राम भार ऐसे लिखें। ठीक है भैया, ये रीडिंग हो गया। और kx बराबर 80 है तो x अगर चाहिए तो 80 बटे k आ जाएगा, k 100 है तो 0.8 मीटर ऐसे आ जाएगा। बताओ कोई परेशानी हो? सिंपल न्यूटन्स लॉ लिखना है बेटा। अब ये तो समझ ही रहे हो कि स्प्रिंग पे बॉडी लटकी हुई है तो kx ऊपर ही लगेगा, खिंची जाएगा स्प्रिंग, ये तो अंडरस्टूड है बिल्कुल। तो जो kx की वैल्यू होती है उसी को रीडिंग बोलते हैं। रीडिंग को न्यूटन में भी पूछ सकता है, kg में भी पूछ सकता है। तो जब आप न्यूटन्स लॉ में लिखोगे तो kx की वैल्यू न्यूटन में आएगी, आप उसको g से डिवाइड कर दोगे तो kg में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोग्राम में, है ना, बता चुका हूं मैं कई बार। नोटेड एवरीवन? कोई लिख रहा है? चलिए अब देखो, थोड़ा सा कहानी में चेंज लाएंगे। कई बार क्या होता है, पुली के सवालों में स्प्रिंग यूज होती है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है, यहां बीच में स्प्रिंग लगा देगा, ये m मास की बॉडी है, ये 2m मास की बॉडी है, ये k है, और हमसे दो बातें पूछेगा। फाइंड आउट, नंबर 1 रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, नंबर 2 इलॉन्गेशन। अब एक बात ध्यान पूर्वक समझो, पहले एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, अच्छे से समझ लेना बेटा। ये स्ट्रिंग जो है ये मासलेस स्ट्रिंग है ना, तो अगर मैं इधर वाला टेंशन T मानूंगा तो ये पूरा टेंशन T होगा, इसमें भी टेंशन T होगा और यहाँ भी T होगा। मैं देखो समझाता हूँ आपको इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा मान लो तुमने ये मान लिया कि सर ये वाला धागा, अब ऐसे समझो बीच में स्प्रिंग है तो ऑफ कोर्स ये एक धागा होगा मासलेस जो यहाँ बंधा होगा स्प्रिंग से, और एक दूसरा धागा होगा जो यहाँ बंधा होगा। दो धागों के बीच में स्प्रिंग बंधी हुई है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब दो मासलेस धागों के बीच में कहीं स्प्रिंग बंधी होती है तो जो इस धागे में टेंशन होता है वही इस धागे में होता है, वही स्प्रिंग का फोर्स हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे आप चिपकाए दे रहे हो हमको बात, तो समझो। मान लो बेटा कोई भी स्प्रिंग है, ये वाले धागे का टेंशन में मान लेता हूँ T1 है, तो जो धागा है वो अपनी तरफ खींचता है जब भी टाइट होता है, तो वो स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा होगा T1 फोर्स से। और नीचे वाले धागे का टेंशन अगर मैं T2 मान लूँ तो मैं मान लेता हूँ चलो ये T2 है, वो इसको ऐसे नीचे खींच रहा होगा। भाई धागे का काम ही है अपनी तरफ खींचना, पुलिंग फोर्स लगाना। तो ये दोनों T1 और T2 ऐसे स्प्रिंग को खींच रहे होंगे, मान लेते हैं कुछ स्प्रिंग में फोर्स होगा।
लेकिन चूंकि ये स्प्रिंग जो है ना, ये मासलेस है, इसका मास कितना है, 0, और जिसका मास 0 होता है ना, उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 ही होता है। आप अगर इस पर न्यूटन्स लॉ लगा दो, मान लो ये स्प्रिंग ये भारी है तो ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, लिखना नहीं, समझाने के लिए, तुम याद ही रखना, पर समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने mg नहीं लगा रहा हूँ, mg क्या लगाऊँ, m ही नहीं है, तो mg कहाँ से लगा दूँ, तो न्यूटन्स लॉ लिख देता हूँ ऊपर की तरफ। तो T1 माइनस T2 बराबर m है, ये नेट फोर्स हो गया, और ये m ही 0 है, तो T1 पक्की बात किसके बराबर होगा, T2। 100% सेम होगा। कभी भी मासलेस स्प्रिंग के दोनों सिरों पे अलग अलग फोर्स लगाया नहीं जा सकता। बॉडी जुड़ी हो तो बॉडी पे अलग अलग लगा सकते हो, एक बॉडी इधर जुड़ी हो, एक इधर जुड़ी हो, बॉडी पे लगा दो, कोई टेंशन नहीं। स्प्रिंग पे अलग अलग नहीं लगा सकते। मासलेस स्प्रिंग पे नेट फोर्स तो 0 ही होना चाहिए, यानी गारंटी वाली बात है बेटा। ये वाली बातें सब आपको लिखना नहीं, सब लिखाऊंगा परेशान हो जाओगे। अब ध्यान रखो कि कभी भी मासलेस रस्सी के बीच में मासलेस स्प्रिंग जुड़ी हो तो टी 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 पूरे में टेंशन यूनिफॉर्म लेनी, और जो टेंशन होगा ना, ये देखो, अब सोचो तो यहां से टी इसको खींच रहा होगा यहां से, तो इसमें जो के एक्स होगा वो टी के ही तो बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। वही वाला केस हो गया ना कि एफ एफ खींच रहा है दो तरफ से, तो जो स्प्रिंग में तनाव पैदा होगा, स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा, वो भी तो इसी के एक्स की वैल्यू टी के ही तो बराबर होगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जब भी काम सॉल्व करना है तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि इस ब्रांच में जो टेंशन होगा वही के एक्स के बराबर होगा, दैट्स इट। सवाल पूरी तरह से सवाल पुली का है, ये कुछ नहीं है इसमें। और चूंकि इसमें स्प्रिंग का इलॉन्गेशन का ऐसे ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, जब भी ऐसा नॉर्मल सवाल आएगा तो आप ये मान के चलोगे स्प्रिंग जितनी खिंचनी थी खिंच गई है, कम ज़्यादा नहीं हो रही, वो ऑसिलेशंस नहीं हो रही, नहीं तो फिर सवाल बहुत बेकारी हो जाएगा फिर। तो ये ऐसे मोशन कर रहा होगा, ऐसे ये भारी है तो ये नीचे जा रहा होगा, ये हल्का है तो ये ऊपर जा रहा होगा। तो तुम्हें क्या दिमाग में रखना है कि टी की वैल्यू यहाँ पर के एक्स के बराबर होगी, दैट्स इट। ये बहुत काम की बात है। इसी प्रकार से अगर यहाँ स्प्रिंग जुड़ी होती, ये टी तो यहाँ कितना होता है 2t, तो अगर कोई स्प्रिंग इस वाले ब्रांच में जुड़ी होती तो उसका जो के एक्स होता वो 2t के बराबर होता। अरे समझ पा रहे हो क्या? इस वाली स्प्रिंग में जो के एक्स की वैल्यू होती है वो 2t के बराबर होती है। चलिए फिलहाल तो हम कर लेते हैं, तो t और a निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट। भूख लग रही, थोड़ी बिस्किट रखें क्या? तो नमकीन, आज नाश्ता में दलिया था, दलिया मुझे कम पसंद है तो दलिया मैंने खाया नहीं एक्चुअली, तो हाथ ही कूद रहे पेट में मेरे। तो 2mg माइनस mg, बोलो एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख दूं, 2mg माइनस mg डिवाइड बाई 3m। तो बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, g/3। a की वैल्यू आएगी g/3, ठीक। और टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, टेंशन की वैल्यू, तो इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिख देता हूं। तो T माइनस mg बराबर ma है ना। ये तो डायरेक्ट नेट पुलिंग फोर्स, ये बताना तो नहीं पड़ेगा। 2mg माइनस mg नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, और इसके लिए न्यूटन्स लॉ लगा दे रहा हूँ। तो T माइनस mg बराबर ma, तो T की वैल्यू हो गई mg और a की वैल्यू है g/3, तो टेंशन की वैल्यू हो गई 4mg/3। तो जैसे पुली का सवाल सॉल्व करते हो वैसे कर लो। ये जो टेंशन आया यही के एक्स के बराबर है। तो ये तो हो गई देखो रीडिंग, ये न्यूटन में रीडिंग हो गई, ये दिस इज योर रीडिंग, ये रीडिंग है तुम्हारी। अगर जी से डिवाइड कर दोगे तो केजी में हो जाएगी, 4m/3 किलोग्राम हो जाएगा, 4mg/3 है तो न्यूटन है। और x चाहिए x, तो बस इसमें से x से डिवाइड कर दो, 4mg/3 और ये k से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको पुली से रिलेटेड सवालों में जब स्प्रिंग अगर मिल जाएगी तो इस तरह से आपको करनी होगी। तो यहाँ पर बच्चों पेज नंबर 20 पे एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे असाइनमेंट में। आप ये पहले लिख लीजिए फिर करिएगा। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 8।
पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 8। लिख लिया ये वाला? आइए असाइनमेंट का पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर देखो एक स्प्रिंग बेटा यहां लटका रखी है। एक बॉडी है 1 किलोग्राम की और एक बॉडी है 2 किलोग्राम की। बेटा देखो इसमें ये नीचे जाती है ऊपर जाती है। मैं अगर देखो वैसे तो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा अभी आपको, लेकिन कभी भी इस ब्रांच का टेंशन पूछा जाए, ये t है, ये कितना होगा 2t। तो बताओ जो रीडिंग है वो 2t होगी ना, जो kx की वैल्यू होगी वो 2t की बराबर। और अगर चाहो तो फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, वैसे मैंने टेंशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं याद कराया है। तो t बराबर क्या होता है 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2 है ना, ये होता है 4m1 m2g बाई, बट ठीक है क्या करना है। तो देखो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो बताओ एक्सेलेरेशन कितना होगा 2g माइनस 1g डिवाइड बाई टोटल मास 3। क्या g बाई 3 आएगा? फिर देखना ये नीचे जाएगा, ये सॉरी ऊपर जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे t माइनस 1g बराबर 1 है। तो t आ गया g प्लस a है g बाई 3, 4g बाई 3, यही आएगा 4g बाई 3। तो जो रीडिंग होगी 2t वो 8g बाई 3 होगी, यही तो kx हो जाएगा 2t बराबर kx। ये न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन में। और किलोग्राम में क्या हो जाएगा 8/3, जी से डिवाइड कर दो किलोग्राम। तो 8/3 देखो कितना हो जाता है, 3 दूनी 6, 2.66 होता है कि नहीं होता। तो हमेशा याद रखो बेटा कि इन दोनों, ये जो टेंशन आता है ये हमेशा इन दोनों से बड़ा आता है, लेकिन दोनों का जो सम होता है उससे छोटा आता है। तो 2 और 3 के बीच में आएगा, ये पक्की बात है। दोनों का सम कितना होता है 3। अगर यहाँ पर इसको मोशन ना करने दे तो 3 हो जाता है। तो 3 kg का मास, लेकिन थोड़ा मास नीचे भी जा रहा है एक्चुअली, बड़ा वाला मास। तो इसका अगर आपको कभी सॉल्व ना करना हो तो मैं कोई कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ, दोनों को जोड़ दोगे तो 3 आएगा, तो 3 से हमेशा कम आएगा। और दोनों का जो इंडिविजुअल मास है उससे ज़्यादा आएगा।
ये चीज़ हमेशा देखोगे आप, है ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, तो 1 से भी ज़्यादा होगा, 2 से भी ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों का सम कितना है 3, तो 2 से 3 के बीच में होगा। 2 से 1 और 2 दोनों से ज़्यादा होगा, यानी 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा, तो लेस देन 3 लिखा है, लेकिन बिटवीन भी लिखा होता तो लिख सकते थे, 3 से छोटा होगा, है ना। तो ये तो बड़ी आंख बंद करके बता सकते हो, हमेशा दोनों का m1 + m2 से कम ही आएगा, है ना। तो इस सवाल के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑब्जर्वेशन पर्याप्त था, लेकिन सॉल्व हमने जानबूझ के किया है कि जरूरी थोड़े ना कि ऐसे पूछेगा लेस देन 3 ले, हो सकता है रीडिंग ही पूछ ले, तो 2.66 लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें 10 जिसमें टेंशन ज्यादा होगा t बराबर के, उसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पेज नंबर 20 पे। हो गया, साइज देखो, कैसे चेक करोगे किसमें इलोंगेशन ज़्यादा है, ये चेक कैसे करोगे, सोचो। तो t बराबर के x होगा, तो जिस ब्रांच में टेंशन ज़्यादा होगी उसमें x बड़ा हो जाएगा, है ना। सभी लोग कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन, ये टर्म क्या है, बार बार यूज़ हो रहा है, तो अगर तुम लोगों ने अब तक याद नहीं किया है, एक रिजल्ट याद कर लो। वैसे मैं ये सब रटाना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है स्प्रिंग के सवालों में बार बार इस्तेमाल होगा,
हालांकि मैंने एक बार बताया है, अगर ये मास m2 लटका हो और ये मास m1 लटका हो, इसमें टेंशन T, कॉन्सेप्ट से तो तुरंत कर लोगे। अगर m2 बड़ा है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि m2 बड़ा है m1 से, तो देखो A तो डायरेक्टली तुम्हें याद है यार, ये कैसे करेंगे बताओ। पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, m2g, अपोजिंग फोर्स क्या हो जाएगा, m1g डिवाइड बाई m1 प्लस, तो A का फॉर्मूला है m2 माइनस m1। कुछ बच्चे रटे रहते हैं, अब हमने तो तुमको लॉजिक बता दिए हैं, दोनों रटाने की जरूरत ही नहीं, छोटी सी बात है। तो A का फॉर्मूला ये है, A बराबर दिस, तो अगर रटना पड़ जाए तो A ऐसे। अब क्या रटने का फ़ायदा, एक फोर्स F और लगा दोगे तो बदल जाएगी कहानी। इसलिए तुम एक्सेलेरेशन के लिए तो मत ही रखना, पर ऐसा सिनेरियो, टेंशन की वैल्यू जो आती है ना, कैसे निकालोगे टेंशन, T माइनस m1g बराबर m1, इसमें वो वाला A रखोगे टेंशन आ जाएगा, ठीक। पर बार बार यूज़ हो रहा है तो इसका टेंशन आता है 2m1 m2g डिवाइड बाई, ये चाहो तो याद करो, 2m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस, ये वही आएगा जो तुम न्यूटन्स लॉ से निकाल रहे हो। इससे इसमें एक ही वैल्यू रखोगे आ जाएगा। तो मजबूरी नहीं है रटना, ये बस एक ऑप्शन है तुम्हारे लिए कि अभी स्प्रिंग में हम देख रहे हैं बार बार टेंशन लिखना पड़ रहा है, तो खटाखट फॉर्मूले फिल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, बेसिक से करेंगे, पहले एक्सेलेरेशन निकालेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, टेंशन निकाल लेंगे। कौन सा बड़ा टाइम लगने वाला है, तो जरूरी नहीं कि तुम रटो ये बात, लेकिन एक ऑप्शन की तरह है, कोई अगर याद करना चाहे तो कर सकता है। तो अच्छा बताओ, अगर t की वैल्यू ये है तो 2t जो t1 की वैल्यू होगी, t1 की वैल्यू इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 4m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे ये सवाल है, इसमें सीधे सीधे हम टेंशन देख लेंगे किसका ज़्यादा आ रहा है ना। इसी फॉर्मूले में m1 m2 डालते जाएंगे, t की वैल्यू निकालते जाएंगे, जिसका टेंशन बेटा सबसे ज़्यादा होगा उसमें स्प्रिंग ज़्यादा खिंच जाएगी, ठीक है ना। कर लोगे ना अब ये वाला सवाल, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो आगे डाउट्स में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। जो भी आ रहा है वो मुझे नहीं पता, ठीक। चलो देखो मैं बता ही देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो, पहले वाले में एक स्प्रिंग है, 2 kg की बॉडी इधर लटकी है, 2 kg की बॉडी इधर लटकी है। तो देखो ये तो ऐसे दिख रहा है, दोनों तरफ 2 kg, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 0, तो जो टेंशन होगा वो सीधे सीधे 2g के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सोचना ही नहीं है ना, यहाँ पर a बराबर 0 होगा, जो टेंशन होगी ना वो 2g के बराबर होगी, और यही kx हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला डायग्राम देखो, दूसरे वाले डायग्राम में यहां पर मास कितना है, 3 kg 2 kg, ये 3 kg है, ये 2 kg है ना। चलो जरा टेंशन निकालते हैं। तो टेंशन में फॉर्मूला लगा ले रहा हूं बेटा, 2m1 m2 2 गुणा 3 m1 m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 5, 6 दूनी 12/5, 12/5 g, 5 दूनी 10, 24, 2.4 g। तो रीडिंग 2.4 g, इससे तो ज़्यादा ही होगी, है ना। इसमें रीडिंग देखो t की वैल्यू 2g आ रही, इसमें 2.4 g आ रही, तो इसमें रीडिंग ज़्यादा होगी। और तीसरे वाले में इधर 1 किलोग्राम, इधर 2 किलोग्राम है, तो मैं सीधे बिना डायग्राम के लिख दे रहा हूँ। तीसरे वाले में 2m1 m2 1 × 2 अपॉन m1 प्लस m2,
तो 4/3 आएगा, 4/3, इसमें सबसे कम है ना। तो सबसे ज़्यादा होगा नंबर 2 वाला, दूसरा x2 सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, बिस्किट खाना है, एक बचा हुआ है, पेट भर गया मेरा, तो मैं दया कर दे रहा हूँ तुम लोग पे। लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है? लिख लो लिख लो। नोटेड? चलिए, अब देखो, हाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है? चलो बेटा, 2 ग्रुपिंग होती हैं, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में हम लोग फोर्स के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम के इक्विवेलेंट के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम वर्क पावर एनर्जी में करेंगे। तो बेटा देखो, जैसे कोई 2 या 2 से ज़्यादा स्प्रिंग ऐसे जोड़ दी जाए, 1 2 3 ऐसे, और मान लो m मास की बॉडी ऐसे लटका दी, ये K1, ये K2, ये K3, और मान लो ये इक्विलिब्रियम में लटकी है। तो बेटा हमने आपको बताया था कि ये सब मासलेस है, तो इस पूरे में टेंशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। अगर ये वाली स्प्रिंग बेटा x1 खिंची है, ये वाली स्प्रिंग मान लेते हैं x2 खिंच गई है, एलोंगेशन हुआ है, ये x3 एलोंगेशन हुआ है, तो इस पूरे में जो टेंशन होती है बेटा, टेंशन यूनिफॉर्म होती है, फोर्स सेम होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी टेंशन T होगा, यहाँ पर भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा। तो जो टेंशन की वैल्यू होगी वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब वो K1 X1 भी T के बराबर होगा, K2 X2 भी T के बराबर होगा, K3 X3 भी T के बराबर। तो सीरीज ग्रुपिंग में ध्यान रखने का है कि फोर्स सेम होता है। आप लिख सकते हो सीरीज ग्रुपिंग में, इन सीरीज फोर्सेस या रीडिंग्स आर इक्वल, सेम फोर्स इज डेवलप्ड लिख देते हैं, सेम फोर्स इज डेवलप्ड। तो रीडिंग जो होती है सेम रीडिंग होती है, सेम रीडिंग है ना, सेम रीडिंग होती है बेटा, है ना। और अगर ये mg मास लटका हुआ है तो ये सारे के सारे किसके बराबर हो जाएंगे? यहाँ पे mg के। अगर mg लटका हुआ, अगर कुछ और है तो कुछ और हो जाएगा। तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि, हाँ ये पक्की बात है कि ये तीनों आपस में सीरीज में बराबर होंगे, K1 X1 K2 X2 सब बराबर होंगे। mg के बराबर होंगे कि नहीं होंगे ये अलग विषय है। अगर ये m मास की बॉडी इक्विलिब्रियम में लटकी हुई है तो स्प्रिंग के जो फोर्स इस पे ऊपर लग रहा होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम जो टेंशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? mg। और टेंशन चाहे K1 X1 के बराबर कर दो, चाहे K2 X2 के बराबर कर दो, चाहे तो अगर मुझे x1 x2 x3 निकालने हैं तो एक बार बेटा K1 X1 बराबर mg कर देंगे तो x1 आ जाएगा, एक बार K2 X2 बराबर mg कर देंगे तो x2 आ जाएगा, है ना।
तो इस तरह से सभी की अलग अलग डिफॉर्मेशन भी बताया जा सकता है। फिर से बोलो, सुन नहीं पा रहे मेरे कान। वेरिएबल नहीं तो ना, अरे अलग अलग स्प्रिंग है ना, ये अलग, सभी स्प्रिंग एक समान होती हैं क्या? तो किसी दिए गए स्प्रिंग की तो अलग होगी, स्प्रिंग बदल जाएगी तो के बदल जाएगा। तो इस स्प्रिंग का K1, इसका K2 मटेरियल पे डिपेंड करता है। हो सकता है हमने कि स्टील से बनाई हो कि एल्युमिनियम से बनाई हो किसी और से। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या सेम होती है? फोर्स सेम होता है, रीडिंग सेम होती है, ध्यान रखिएगा। सीरीज ग्रुपिंग में जितने भी होते हैं सभी की रीडिंग mg के बराबर ही होगी। इसकी रीडिंग उतनी होगी, इसकी उतनी होगी, इसकी उतनी होगी, ठीक है, रीडिंग सेम होती है। अच्छा चाहो तो हम आप देखो, अभी जो कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ, लगे हाँ तो फॉर्मूला ही तो है। हम क्या करेंगे आगे चल के वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में और SHM वाले चैप्टर में इन तीनों का एक इक्विवेलेंट निकालेंगे। मतलब इन तीनों स्प्रिंग को हटाकर एक स्प्रिंग लगाएंगे, उस एक स्प्रिंग को बोलते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग। तो अगर मुझे इनका इक्विवेलेंट बनाना हो बेटा, फॉर्मूला अभी याद कर लो, एप्लीकेशन आगे बताऊंगा। तो इसके जो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है उसको ऐसे बाद में लिखना। उसका फॉर्मूला सीरीज में आता है 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k। मतलब अगर मुझे तीन स्प्रिंग को हटाकर एक स्प्रिंग लगानी पड़ जाए और वो एक स्प्रिंग वही काम करे जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो उस एक स्प्रिंग को कहेंगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग। क्या कहेंगे? और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इस फॉर्मूले से निकलेगा। मतलब अगर मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट स्प्रिंग बनाना हो, इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनाना हो, तो उस स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो जब मैं आपको SHM वगैरह पढ़ाऊंगा या वर्क पावर एनर्जी में हल्का फुल्का यूज़ करूंगा, तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो ये याद रखिएगा अभी फ़िलहाल। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सीरीज़ ग्रुपिंग में सेम फोर्स डेवलप होता है। सीरीज़ ग्रुपिंग में रीडिंग बराबर बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। डिफॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है, वो तो K पे डिपेंड करेगा। जोर से बोलें ना, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। हाँ तो कुछ और हो जाएगा। हाँ ना, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें तो, है ना। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। SHM में इसको ऑसिलेट करा देंगे, टाइम पीरियड पूछ लेंगे। लिख लिया फॉर्मूला? लिख लिया बेटा सभी ने? जल्दी लिखो। डन बेटा। चलिए एक छोटा सवाल, जैसे मैं अगर पूछूं कि भैया हमारे पास दो स्प्रिंग हैं, एक स्प्रिंग 1 एक स्प्रिंग 2, और दोनों से हमने 6 किलोग्राम की बॉडी लटकाई। ये स्प्रिंग 1 है S1 और ये S2। तो हमें बताइए कौन सा कथन सत्य है? रीडिंग ऑफ S1 कितनी होगी, और कथन नहीं लिखूंगा, तुम ही आंसर बता दो। रीडिंग ऑफ S2 कितनी होगी? सेम क्या होता है? आंसर बोलो, किलोग्राम में आंसर बोलो। तो देखो हमें पता है कि पक्की बात है, जो K1 X1 होगा वही K2 X2 होगा, और इक्विलिब्रियम में किसके बराबर होगा? 6G। तो रीडिंग होगी 6G। G से डिवाइड करोगे तो कितनी होगी? 6 किलोग्राम। कितनी होगी? 6 किलोग्राम। और अगर चाहिए तो 60 न्यूटन।
60 न्यूटन, न्यूटन में लिखना है तो है 60 न्यूटन। तो दोनों स्प्रिंग की रीडिंग, इसमें भी 60 न्यूटन का टेंशन जनरेट होगा बेटा, इसमें भी 60 न्यूटन का जनरेट होगा, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी मान लेते हैं रेस्ट पे। तो सीरीज ग्रुपिंग में जितने भी स्प्रिंग लगे होते हैं सभी की रीडिंग सेम होती है बेटा। लिख लो पहले। अच्छा, इसी में एक सवाल भी बना देते हैं। मान लो हम आपसे पूछ ही लें, इसकी वैल्यू K1 की वैल्यू है 20 न्यूटन पर मीटर, K2 की वैल्यू है 40 न्यूटन पर मीटर, K3 की वैल्यू है 80 न्यूटन पर मीटर। मास है हमारा 2 किलोग्राम। फाइंड आउट इलॉन्गेशन इन ईच। सभी स्प्रिंग में इलॉन्गेशन बताना है। जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं मीटर पर सेकेंड। बॉडी इक्विलिब्रियम में लटका है, मास 2 किलोग्राम का। सभी स्प्रिंग कितना कितना खींचेंगे? देखते, लेट्स सी। देखो K1 X1 हमें पता है, इसमें मान लेते हैं खिंचाव X1 है, इसमें खिंचाव X2 है, इसमें X3। K1 X1 बराबर K2 X2 बराबर K3 X3 बराबर mg। एक बार K1 X1 बराबर mg कर देते हैं तो X1 बराबर आ जाएगा 2g यानी 20। 2g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 बटे K1 20, तो 1 मीटर आ रहा होगा। बोलो भैया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, 1 मीटर सोचने लगो इतना कैसे खिंच गया। X2 है 20 बेटा, K2 X2 बराबर 20, तो X2 बराबर 20 बटे K2। K2 है 40, तो 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर। X3 हो जाएगा 20/K3, तो 0.25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। क्या यही आंसर आ रहे थे? ठीक, 1/2 1/4 मीटर। तो सीरीज ग्रुपिंग की जो खासियत है वो ये है कि उसमें फोर्स बराबर बराबर डेवलप होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग
बेटा इस तरह से अगर स्प्रिंग्स को कनेक्ट किया जाए किसी बॉडी से, तो इस तरह की ग्रुपिंग को पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं, समानांतर क्रम है ना। सीरीज ग्रुपिंग मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ना, और पैरेलल ग्रुपिंग मतलब समानांतर क्रम में जोड़ना। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है बेटा कि ये जो बॉडी आपने लटकाई है, इस वाली बॉडी का जो मास है वो अगर m है, मान लो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो mg लगेगा। अब होता क्या है कि जब बॉडी लटकाते हो, बॉडी देखो बॉडी नीचे जाती है, मान लो बॉडी ये x नीचे गई, तो ये वाला जो स्प्रिंग होगा K1 ये भी x खींचेगा, ये भी x खींचेगा, ये भी x खींचेगा। तो पैरेलल ग्रुपिंग में बेटा डिफॉर्मेशन सेम होता है, इलॉन्गेशन या कंप्रेशन बराबर बराबर होती है। तो जितना ये स्प्रिंग खींचता है उतने ये स्प्रिंग खींचता है, उतने ही खींचता है। जब ये बॉडी ऊपर नीचे होती है ना, खिंचाव सेम होता है, इलॉन्गेशन सेम होता है। तो अगर ये K3 है और बीच वाला K2 है, तो अब बॉडी का अगर मैं यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो mg नीचे लगेगा, ध्यान देना जरा। और स्प्रिंग खिंचा हुआ है तो K1 वाला फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसे K1x लगाएगा। K2 भी खिंचा हुआ है तो K2 भी फोर्स लगाएगा K2x, और K3 भी खिंचा हुआ है तो K3x फोर्स लगाएगा। तो इसकी जो रीडिंग होगी वो K1x होगी, इसकी K2x, इसकी K3x, ये अलग अलग फोर्स हो जाए। लेकिन अगर मुझे x निकालना पड़ जाए और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो K1x प्लस K2x प्लस K3x ये ऊपर की तरफ लग रहा है और mg नीचे लगेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लिया करना, mg बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है पैरेलल ग्रुपिंग में सेम डिफॉर्मेशन होता है, पैरेलल ग्रुपिंग में सेम डिफॉर्मेशन होता है। तो अभी K इक्विवेलेंट का इस्तेमाल इस चैप्टर में नहीं होगा, SHM में होगा। ध्यान रखेंगे सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है सीरीज ग्रुपिंग में फोर्स सेम डेवलप होता है और पैरेलल ग्रुपिंग में डिफॉर्मेशन इक्वल होता है। Noted everyone? कोई लिख रहा है क्या? जल्दी लिखो।
चलिए, अब स्पेशल प्रॉब्लम्स बनती हैं स्प्रिंग में, इन्हें हम कटिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। वो छेला कर देता है, वो सीख गया। कटिंग प्रॉब्लम्स, देखिए कटिंग प्रॉब्लम्स क्या है। एक सवाल मैं लेता हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले 2006 में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल जेईई एडवांस वालों ने पूछा, एक बड़ा छोटा सा क्यूट सा प्रॉब्लम। फिर वही सवाल जेईई मेन में आया, फिर वही सवाल नीट में आया। नीट में अभी मेरे हिसाब से 15 से 24 के बीच में कभी आया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। बस नीट में आया था तो M2M की जगह M3M कर दिया था शायद। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इसका। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था, शायद नहीं, ऐसा ही था। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट, इस पे जो सवाल बनते हैं वो बहुत विकराल भी होते हैं, बहुत भीषण कठिन वाले भी होते हैं, बहुत बेहतरीन। पर अपने केस में सरल से आएंगे। 2 कैटेगरी के क्वेश्चन है, उन्हीं में से कोई पूछेगा अगर पूछेगा। इस तरह से 2 बॉडी लटकी हुई थी। ये क्वेश्चन बस नीट में आया था, यहाँ 3M था, यहाँ M था शायद, ठीक है। तुम चाहो तो 3M कर सकते हो। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कोर्स दिया ही नहीं जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। आपसे बोला जाएगा कि ये एक स्प्रिंग से 2 बॉडी लटकी, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया। इस स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया। ये जो स्ट्रिंग है, बॉडी ए बॉडी बी, तो हमने कहा कि स्ट्रिंग बिटवीन बॉडी ए एंड बी इज कट। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कट। बेटा ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्ट आफ्टर कट का मतलब होता है काटते ही। काटने के बाद इंतजार नहीं करना है कि काट लिया, आराम से 1-2 मिनट बाद देख रहे हैं। जस्ट आफ्टर का मतलब होता है काटते, इधर काटा उधर देखा, दोनों में समय का गैप नहीं होना चाहिए। जिस पल काट रहे हैं उसी पल काटते ही देख लिया एक्सेलरेशन कितना है। इसे इनिशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इनिशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, प्रारंभिक त्वरण। t बराबर 0 पे काटा तो t बराबर 0 पे काटने के तुरंत अगले ही पल। तो लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है? जिसको तुम काट देते हो, मान लो स्प्रिंग को काट दिया या धागे को काट दिया, काट ही दिया तो उसमें कोई तनाव नहीं रह जाएगा, काटते ही टेंशन 0 हो जाएगी। क्या भैया समझ पा रहे हो? तो जैसे हमने इस धागे को कट किया तो धागे को काटते ही टेंशन 0 हो जाएगा। अभी टेंशन 0 नहीं होगा अगर सबसे पहले ध्यान रखना बिफोर कट की सिचुएशन लिख लिया जाती। इस सवाल को करने के लिए बिफोर कट क्या कहानी थी वो लिखी जाती, बहुत जरूरी। मैं बता दूं ये ऐसा सवाल है कि जब पहला सवाल मैं कराता हूँ हमेशा बोलता हूँ तुम्हें तो 2 ही 3 कराऊंगा, तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन अगर मैं इसके सारे वेरिएशन पे चला जाऊँ तो पहले सवाल में लगता है कि अरे अच्छा सवाल, दूसरा सवाल करोगे लगेगा इजी है, फिर तीसरा करोगे लगेगा इतना भी इजी नहीं है, चौथा सवाल करोगे, चौथा वेरिएशन कराऊंगा तो लगेगा नहीं यार दिमाग लगाना पड़ेगा यार कठिन है, और 5वें में ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि मुझसे नहीं होगा। अगर 5वें सवाल 5 करा दूंगा तो 5वें सवाल में एहसास हो जाएगा, पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हमसे ना हो पाएगा। कुछ भी बन सकता है इसमें तो, लेकिन मुद्दा ये है कि हमें सिर्फ तीसरे सवाल तक जाना है, 5वें तक जाना ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं लेना। तुम्हें विश्वास रहेगा और तुम करके भी आओगे, टेंशन ना लेना। तो लॉजिक समझो, कट करने के पहले कहानी क्या, बहुत ध्यान समझना। कट करने के पहले कहानी क्या थी?
इस धागे में जो टेंशन रहा होगा वो किसके बराबर रहा होगा? T बराबर mg। T की वैल्यू कितनी थी? mg। ये बिफोर कट है, बिफोर कट। इक्विलिब्रियम में था पूरा सेटअप। ये बेटा ध्यान दो यार, नहीं कर नहीं पाओ। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। और इस स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं पूरा सिस्टम मान लूं, टेंशन इंटरनल हो जाएगा, तो जो kx की वैल्यू होगी बताओ कितनी होगी? 3mg। तो जैसे ही हमने बेटा जस्ट आफ्टर कट की जब मैंने बात की, तो जैसे मैंने काट दिया जस्ट आफ्टर कट, काटते ही टेंशन कितना हो गया? इस धागे में टेंशन 0 हो गया। जिस पल काटोगे उसी पल टेंशन 0 हो जाएगा। तो m मास की बॉडी से हमने पूछा, हमने कहा कहो क्या एक्सेलेरेशन है तुम्हारा? तो इसने कहा देखो, हम पे एक mg लग रहा था, एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा था, आपने काट दिया तो टेंशन 0 हो गया। जैसे टेंशन 0 हुआ तो जो इसका एक्सेलेरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? g डाउन। अरे बस mg तो लगेगा, केवल mg को मास से डिवाइड कर दो, t तो 0 हो गया ना। तो जिस पल तुमने ये धागा काटा, इस बॉडी पर एकमात्र फोर्स बचा, वो था mg डाउनवर्ड। और mg अगर डाउनवर्ड होगा तो mg को फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, mg डिवाइड बाई m क्या हो जाएगा? g। यानी काटते ही ये वाली बॉडी क्या करने लगेगी? फ्री फॉल। हमने इससे पूछा कि भैया तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? तो इसने कहा हम क्या करेंगे, 2mg हम पे नीचे लग रहा है और हम पे टेंशन नीचे लग रहा था, वो लग नहीं रहा, क्योंकि धागा काट दिया, टेंशन खत्म हो गया। अब आता है मेन कंसेप्ट। इस प्रॉब्लम का जो असली लॉजिक है, किस लॉजिक पे सवाल बना है? लॉजिक ये है कि जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग का फोर्स होता है kx। स्प्रिंग के फोर्स में सडनली चेंज नहीं होता। अगर आप स्प्रिंग के दोनों सिरों पे बॉडी कनेक्टेड है, अब मान लो स्प्रिंग में 10 न्यूटन का फोर्स है, आपको 20 न्यूटन फोर्स पैदा करना है स्प्रिंग में, तो 20 न्यूटन निकला, आप स्प्रिंग को और खींचोगे, और जब स्प्रिंग खींचती है तो स्प्रिंग खींचने में लगता है समय। क्या लगता है? तो भाई साहब हमने यहां पर क्या नहीं दिया? समय नहीं दिया। हमने जिस पल कैंची चलाई उसी पल देख लिया, तुरंत खट से काटा, भट से देख लिया, बिल्कुल भी टाइम इंटरवल नहीं दिया। यानी ये जो स्प्रिंग का जो फोर्स था, स्प्रिंग सिकुड़ता, ये वाली बॉडी जब ये धागा तुम काट दोगे तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉडी ऊपर जाएगी, क्योंकि इस पे जो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है वो 3mg लग रहा है। ये जो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लग रहा था, ऊपर ये 3mg लग रहा था, और ये 3mg ज़्यादा है 2mg से, तो बॉडी ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जाने में क्या लगेगा? समय। हम समय तो दे ही नहीं रहे। इसका मतलब इसमें जो असली मेन पॉइंट है, जहां तुम्हें वो चाहता है सवाल बनाने वाला कि तुम सोचो, वो ये है कि काटने के तुरंत बाद स्प्रिंग के फोर्स में कोई बदलाव नहीं होगा। जितना फोर्स कटिंग के जस्ट पहले था उतना ही फोर्स कटिंग के जस्ट बाद होगा, क्योंकि स्प्रिंग जब सिकुड़ेगी तब स्प्रिंग का फोर्स बदलेगा, और सिकुड़ने में वक्त लगता है, जिसे सिस्टम से निकाला जा सकता है। मैं टाइम बता सकता हूं कि कितने टाइम में क्या हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये ऊपर जाएगी तब स्प्रिंग रिलैक्स की तरफ जाएगी और तब ये फोर्स बदलेगा। लेकिन हमने तो पूछा है जस्ट आफ्टर कट, इसका मतलब आफ्टर पे फोकस न करिए, जस्ट पे फोकस करिए। इसका मतलब तुरंत बाद पूछ लिया है। तुरंत बाद का मतलब है कि जितना स्प्रिंग खिंचा था उतनी खिंचा रहेगा। हाँ, 1 सेकंड बाद, आधा सेकंड बाद बदल जाएगा, लेकिन हम आधा सेकंड बाद की बात ही नहीं कर रहे, हम तो काटते ही बात कर रहे हैं कि काटते ही क्या कहानी है। इसलिए मेन लॉजिक जो इस क्वेश्चन का है वो ये है कि जिसको काटे हो उसका टेंशन तो तुरंत 0 हो जाएगा, लेकिन जो स्प्रिंग का फोर्स है उसमें जस्ट आफ्टर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो जितनी बिफोर कट थी उतनी जस्ट आफ्टर कट आपको माननी है। यही लॉजिक है इस सवाल का, इसके अलावा इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो बस इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा AA। तो अब मैं इस पे न्यूटन्स लॉ लिख दूंगा। 3mg ऊपर लग रहा है, 2mg नीचे लग रहा है, तो AA की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। नेट फोर्स कितना आएगा? 3mg में 2mg बेटा घटा दे रहा हूँ, ये नेट फोर्स आ जाएगा। और मास कितना है इसका? 2। वही है न्यूटन्स लॉ लिखा है, 3mg - 2mg बराबर 2ma। क्या समझ पा रहे हो क्या?
3mg, kx माइनस m 2mg है ना, 3mg माइनस 2mg बराबर 2m। तो सीधे अपोजिट फोर्स है, तो बड़े वाले में छोटे वाले फोर्स को घटा लिया, 2m से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया बेटा, g/2। यानी जिस पल तुम इस काटोगे उस पल नीचे वाली बॉडी g से गिर जाएगी और ऊपर वाली बॉडी g/2 से ऊपर जाएगी। ध्यान रहे ये g/2 इनिशियल एक्सेलरेशन है, प्रारंभिक त्वरण है। ये जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे ये त्वरण चेंज होता जाएगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा। इसलिए तुम ये मत समझना कि g/2 के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगले एक पल आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे थोड़ा सा बॉडी ऊपर जाएगी वैसे जो kx की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी बदल जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरह के सभी सवालों में ध्यान रखना है कि जिसको काट रहे हो उसका टेंशन तो तुरंत जीरो हो जाएगा, लेकिन जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के फोर्स में तुरंत तत्काल प्रभाव से कोई चेंज नहीं होता है। इतनी बात लिख लो फटाक से। नोटेड। हाँ, तब दोनों ही गिर जाएंगे जी से, तो सवाल बेकार हो जाएगा। और ऊपर हो ये कह रहे हो?
हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तभी तो हमने कहा था 5 सवाल कराएंगे, तो क्यों उस अवस्था तक जाना चाह रही हो? एक और देख लो। अच्छा, इस पे चलिए, ये m मास है, ये 2m मास है, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, इसको मैंने कट कर दिया। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B जस्ट आफ्टर कट। तो देखो कैसे करोगे। पहले बिफोर कट कहानी समझो। बिफोर कट अगर देखोगे, देखो बेटा, इस स्प्रिंग का फोर्स देखोगे, इस स्प्रिंग से कौन लटका है? 2m। तो kx की वैल्यू बिफोर कट कितनी थी? 2mg। टेंशन की वैल्यू कितनी थी? 3mg। इसमें अगर टेंशन T है तो पूरा मास लटका हुआ, पूरा सिस्टम मानोगे तो 3mg आ जाएगा। तो T की वैल्यू होगी 3mg और kx, इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा 2mg लग रहा होगा, तो kx की वैल्यू 2mg होगी। जस्ट आफ्टर कट देखो, ध्यान से देखना, सन्नाटा हो जाएगा नहीं तो। जैसे कट करोगे ये तो टेंशन 0 हो जाएगा, इस पे कोई फोर्स। तो अगर मैं 2m मास की बॉडी को देखूं, 2m मास की बॉडी, तो 2m मास की बॉडी पे 2mg एक वेट लग रहा था नीचे और एक kx ऊपर लग रहा था। तो पहले भी kx बराबर 2mg था, अभी भी kx बराबर 2mg है। तो ये 2mg kx होगा, 2mg ये होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। यानी जैसे इस वाले धागे को काटोगे इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ना तो इस पे kx चेंज हो रहा है, ना इसका वेट चेंज हो रहा है। इस बॉडी पर एक भी फोर्स बदल ही नहीं रहा है। थोड़ी देर में अगले ही पल बदल जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इस पल तो नहीं है ना। तो इस पल में तो स्प्रिंग का कोई फोर्स में चेंज नहीं आएगा ना। ऊपर वाली बॉडी को देखोगे, ऊपर वाली बॉडी को, तो ऊपर वाली बॉडी पे एक लगेगा mg नीचे की तरफ और एक kx। देखिए स्प्रिंग खिंचा हुआ है, देखो ऐसे सिकुड़ने का प्रयास करेगा ऐसे, तो kx नीचे लग रहा होगा। ये जो टेंशन लग रहा था ये 0 हो गया। kx की वैल्यू कितनी है? 2mg। तो kx की वैल्यू जो पहले थी वही उस मोमेंट पे होगी, बदलेगी नहीं। तो 2mg तो स्प्रिंग खींच रहा होगा और mg और लग रहा है, लेकिन टेंशन जो 3mg था, इन दोनों का सम ये बैलेंस किए हुए था, अब ये 0 हो गया काटते ही, तो ये नीचे गिरने लगेगा। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा, देखो कितना होगा, दोनों फोर्स जोड़ दो, 2mg प्लस mg, कितना फोर्स है? 3mg। मास कितना है इसका? m से m कट जाएगा। तो यानी ये वाली जो ऊपर वाली बॉडी होगी उसका प्रारंभिक इनिशियल एक्सेलरेशन 3g होगा डाउनवर्ड, और नीचे वाली बॉडी का इनिशियल क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत वेरिएशन बनते हैं बेटा, काहे जा रही हो उन वेरिएशन से? क्यों नहीं आ सकता? अगर स्प्रिंग काट दोगे तो स्प्रिंग का फोर्स ही 0 हो जाएगा, तो ये धागे में फिर कहाँ जाएगा? इसका 0, इसका g। सोचो ना, ये स्प्रिंग काट दी, ये फोर्स 0 हो गया, तो ये g से गिर जाएगा, और ये धागे से लटका ही कहाँ ऊपर जा पाएगा? तो इसका 0, इसका g। देखो अगर तुम इसमें ये पूछोगे, इसमें सर ऐसा कर दें वैसा कर दें, ना पूछो, दर्द मिलेगा। तुम पूछते जाओगे, मैं सवाल बढ़ाते जाऊंगा, तुम्हें एहसास होता जाएगा कि तुमसे नहीं होगा। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत लिमिटेड अमाउंट में नीट में आएगा, बहुत हल्की झलक आएगी। और अगर बहुत चाहिए तो पूरा एक लेक्चर लेता हूँ मैं इस पर, तुम मुझे भेजना, मैं एक वीडियो भेज दूंगा एडवांस वाली क्लास का, आराम से देख लेना। 5-5 स्प्रिंग लगा रखी है मैंने। हाँ बोलो, क्या बिफोर कट? बिफोर कट ये टेंशन है, बॉडी का क्या? ये तो T की वैल्यू क्या होगी? 3mg। यहां जो टेंशन लगेगा ना पूरा 3mg लगेगा ना। अरे पैदल हो ना तुम, बुद्धि से समझ नहीं पा रहे हो। देखो ये टेंशन 3mg होगा और जो kx होगा वो 2mg होगा। इस वाली ब्रांच में जो टेंशन है वो तो 2mg होगा ना, तो kx मतलब ये वाले ब्रांच का टेंशन, और T मैंने इसको कहा है तो T तो 3mg होगा ना। ये T1 समझ लो अगर तुम्हें समझना है, तो जो kx है वो T1 है ना, T1। कंफ्यूज मत हो तुम लोग, है ना।
चलिए, तो स्प्रिंग इज कंप्लीटेड। अब सूडो फोर्स केवल बचा हुआ है। एक डाउट डिस्कस कर देता हूँ जाने से पहले कि आज तुम्हारी क्लास भी नहीं है। कैसी बायोकेमिस्ट्री पढ़ते तुम लोग, दोनों सर की तबीयत खराब कर डाली, इतनी पढ़ ली तुम लोगों ने। फैकल्टी को चूस लेते हो हैं? इतना खून पीते हो तुम लोग टीचरों का कि हमारे इतने महारथी टीचर बेचारे बीमार हो जाते हैं। लिख लिया? पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 63। एक ही डिस्कस करेंगे। अब मुझे काम है कुछ, चलो 2 कर देंगे। 2 पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 63। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है बॉय सिटिंग ऑन द अपर बर्थ। एक लड़का है, वो ट्रेन की अपर बर्थ में बैठा है। ये सिंपल इनर्शिया ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स का सवाल है, बेटा ध्यान समझ लो। तो ये क्या है, ऊपर वाली सीट में बैठा है ये, ठीक है। इसने क्या किया, एक सेब अपने भाई के हाथों में ड्रॉप किया। तो क्या हो, तो भाई के हाथों में मतलब पहुंचा नहीं है, ड्रॉप किया ना। ट्रेन जो थी वो आगे जा रही थी। मान लेते ट्रेन वी वेलोसिटी से जा रही थी, तो ये एप्पल भी वी वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये भाई भी वी वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये सब भी वी वेलोसिटी से जा रहे हैं, सब वी से जा रहे। ट्रेन के अंदर ही है ना सब। लेकिन कह रहे हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली थी, यानी स्लो होती जा रही होगी। तो ट्रेन के पास क्या था, रिटार्डेशन था। अब हुआ क्या, तो ये जो आदमी की रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, धीरे धीरे 0 हो जाएगी। तो जिस पल ये सेब हाथ से छोड़ा, सेब की रफ्तार वही थी जो आदमी की थी, नीचे उसके भाई की थी। ये जो सेब है ये फ्री फॉल करने लगा। तो जब ये सेब, सोचो सेब ये फ्री फॉल कर रहा है ऐसे, तो सेब चूंकि हवा में आ गया है तो सेब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में है। बोलो, ग्राउंड से देख रहा हूं, ग्राउंड से बाहर से। लेकिन जो नीचे इसका भाई था, जो प्लेट उस ट्रेन के अंदर है, ये वी, यहां तो इसकी स्पीड वी थी, लेकिन अगली पल ये धीमा होता जाएगा, धीमा होता जाएगा, पर बॉल तो अपनी रफ्तार से आगे जा रही है। तो लेकिन जो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी वो स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। तो अगले ही पल जब ये बॉल यहाँ से यहाँ इतनी डिस्टेंस कवर करेगी हॉरिजॉन्टल, तो आदमी यहीं तक आ पाएगा, क्योंकि उसकी रफ्तार धीमी, उसमें रिटार्डेशन है, वो स्लो होता जा रहा है। पर बॉल तो हवा में है ना, उसमें कहाँ रिटार्डेशन है? वो कौन सी ट्रेन से चिपकी हुई, तो हवा में है बेटा। तो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी, पर नीचे जो भाई था, जिसके बिल्कुल ड्रॉप किया था, जिसके बिल्कुल नीचे ड्रॉप किया था, भाई का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम होगा, क्योंकि उसकी रफ्तार कम होती जा रही है। ट्रेन में सीट में बैठा है, ट्रेन धीरे 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 रुक रही, रिटार्डेशन है, कह रहा ट्रेन रुकने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल कहाँ निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। तो बॉल आगे गिरेगी। एक्सेलरेट कर रहा होता तो पीछे गिर जाती बॉल, है ना। तो ये बॉल हमारी आगे गिर जाएगी, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ट्रेन की डायरेक्शन में आदमी से दूर गिर जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती तो ये आदमी की वेलोसिटी भी उतनी रहती, तो बॉल हाथ में गिरती है, ठीक। और बताओ, दैट्स ऑल। बाकी ये डाउट अगली क्लास में। पूरी असाइनमेंट डिस्कस कर दी एक तरह से देखा जाए, कुछ क्लास में लगवा दिए हैं, कुछ अलग से बता दिए हैं, फिर भी तुम लोगों एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं हो।